वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे ओवरऑल सियासी सूरत हाल की, और उसमें जो आज एक बहुत अहम इवेंट हुआ है, गैर यकीनी तो है ही सही, सियासी सूरत हाल जो है हमारी, उस पर हम तकरीबन हर रोज़ गुफ्तगू करते ही रहते हैं। अब बांग्लादेश में जो वाक़यात हुए पिछले दिनों में, उसकी वजह से हमारी सियासत में भी हम कह सकते हैं कि गुफ्तगू में एक नया पहलू आ गया है कि ख़ित्ते के अंदर जब इस तरह के वाक़यात हों, और पहली मर्तबा नहीं, श्रीलंका में हुए, वहाँ हमने कहा कि माशी सूरत हाल ऐसी थी कि लोग सड़कों पे निकल आए। बांग्लादेश का हम सब एक दूसरे को ये बताया करते थे कि वहाँ मुआशी तरक्की हो रही है, इस किस्म की हो रही है, सियासी इस्तेहकाम की वजह से हो रही है, जो पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आता। मगर यकायक बांग्लादेश में भी ऐसे मुजाहिरे शुरू हुए कि एक ऐसी हुकूमत जो 16 साल से बरसरे इक़्तिदार थी, वो दिनों में हम कह सकते हैं कि गिर गई। ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि आज एक बहुत अहम इवेंट था हुकूमत की तरफ से, उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब, इन दोनों ने उससे ख़िताब किया। बहुत ये कोई पहला ऐसा वाक़या नहीं है, माजी में भी इस तरह के इवेंट्स देखते रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी वहाँ बात की, उन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि किस तरह वहाँ शोधा की बेहुरमती की जा रही है। 9 मई का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ में उन्होंने मईशत की भी बात की, बिजली के बिलों का जिक्र किया कि किस तरह उसमें कमी लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, और IMF के प्रोग्राम की मजबूरियों का भी जिक्र किया। साथ में उन्होंने आर्मी चीफ की भी बहुत तारीफ़ की और कहा कि आज मुल्क में जिस किस्म के मुआशी हालात हैं, जो ये हैं, इनमें अगर हम कोई प्रोग्रेस करेंगे तो आर्मी चीफ की मदद से ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हाफिज़ कुरान सिपह सलार की जो जामे गुफ्तगू है, वो हमारे लिए, यानी कि माशरे के लिए, रियासत के लिए एक मशरे राह है। आर्मी चीफ ने भी ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। उन्होंने जुर्म जो फिसाद फिल अर्ज़ है, माफ़ करिएगा, फसाद फिल अर्ज़, उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि किस तरह ये जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म है, और जो पाक फ़ौज है वो अल्लाह के हुक्म के नीचे इस के ख़ात्मे के लिए जद्दोजहद कर रही है। अब मईशत का जिक्र करते हुए उन्होंने भी जुराइम पेशा अफराद और स्मगलर्स के बारे में गुफ्तगू की, और सोशल मीडिया पे भी बहुत तनकीद की। ये याद रखना चाहिए कि पिछले दिनों में बहुत ऐसे मौके आए हैं जब रियासत की तरफ से ये कहा गया है कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इन सब मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शिराजी साहब, हमारे कॉलीग हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद, और हमें ज्वाइन किया है अब्दुल बासित साहब ने, माहिर हैं सिक्योरिटी अमूज़ के। ही इज़ जॉइनिंग अस फ्रॉम सिंगापुर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शिराज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, क्या बैकग्राउंड था इस सारी कॉन्फ्रेंस का? ऑब्वियसली एक अहम इवेंट था, बट देयर मस्ट बी अ रीज़न फॉर होल्डिंग इट एट द मोमेंट। नहीं, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसका एक बैकग्राउंड तो है, और ये जो एक एफर्ट हो रही है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जो फ्रंट लाइन पर तो फ़ौज लड़ी रही है, बट ख़्याल ये है कि माशरे के अंदर भी इंतहा पसंदाना जो सोच है उसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन हो। उसके लिए मेरा ख़्याल में आज के दिन और इससे पहले भी, जो आपने अपनी इब्तिदाई में बताया कि इससे पहले भी इसको प्रैक्टिस किया जा चुका है, कई बार उलमा और मशाइख को बुलाया गया और उनको इंगेज किया गया और उनसे कहा गया कि अब अपने खुतबों के ज़रिए, अपनी टीचिंग्स के ज़रिए लोगों को ये बताएं कि इस तरह के ग्रोह के जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं, उनके साथ खड़े होने के बजाय उनको डिसोन करें, उनके ख़िलाफ़ खड़े हों। तो मेरा ख़्याल में कोशिशें पहले भी होती रही हैं आरफा, लेकिन कोई कारगर साबित नहीं हुई। वजह यह है कि जो कोर इशूज़ है, मेरे ख़्याल में हम उनको एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे। इस मुल्क के अंदर कुछ 26,000 दीनी मदारस हैं,
जिनको मेन स्ट्रीम करने, रजिस्टर्ड करने की बात की गई थी। और आपको पता है कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना था उसमें एक बड़ा मरकज़ी नुक्ता था कि इन मदारस को सरकारी तहवील में लिया जाए, वहाँ पे क्या पढ़ाया जा रहा है रियासत को मालूम होना चाहिए और रियासत की डिक्रेशन के ज़रिए सब कुछ वहाँ पे चलना चाहिए। उसके साथ साथ कुछ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस थी कि जो नाम बदल के बाद में उनके अभी भी उनके एक तरह से नेटवर्क्स चल रहे हैं, लेकिन सियासत में आ गई हैं, सियासत में भी आई हैं बिल्कुल। तो उनके खिलाफ भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये एक्सरसाइज इससे पहले भी होती रही, अब भी हुई है, लेकिन आज की जो स्पीच थी वो कुछ लोग इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। वो शुरू तो फितना खवारिज से गोया के साबिक टीटीपी से हुई। अगर आप इजाजत दें शराज साहब के गुफ्तगू क्या हुई उस पर हम फिर आते हैं। अगर पहले सिर्फ इसका जो कॉन्सेप्ट है या ऑब्जेक्टिव है उस पर बात कर ले, क्योंकि अब्दुल बासित साहब आप भी सर एक्सट्रीमिज्म के इशू को फॉलो करते रहे। जैसे शिराजी साहब ने कहा कि ये हम पहली मर्तबा ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा, हम बहुत दफ़े माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ आर्मी चीफ जो हैं वो इस किस्म के इवेंट्स करते रहे हैं। अब शिराजी साहब ऑब्वियसली इज नॉट वेरी होपफुल। आपके ख्याल में क्या ये कोई इनका ये मौसर रहते हैं, कोई इनका फर्क पड़ता है इस सारे मसले पे? देखें, उलमा को बुला के उन्हें कहना कि हमारा साथ दें, इससे पहले ये देखना जरूरी है कि हम यहाँ पहुंचे क्यों हैं। उलमा तो साथ दे रहे थे, नेशनल एक्शन प्लान के अंदर वो सारी इनपुट मौजूद थी। फिर वो जो मुज़ाकरात छेड़ दिए गए जिसके नतीजे में यहाँ पे दहशतगर्द वापस आ गए और फिर जो एक वायलेंस है या टेररिज्म है वो बढ़ गया, तो अब दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि फिर उलमा पीछे हट गए, वो बाई नहीं था या समझते थे कि बाई नहीं है, तो अब इनको एक उसका आइडियोलॉजिकल कवर भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह जो नई पॉलिसी बनाई गई है अज़्म इस्तेकाम की, उसमें बताया यही गया था कि ये काइनेटिक तो होगा लेकिन नॉन काइनेटिक ज्यादा है। तो वो नॉन काइनेटिक के नीचे आइडियोलॉजिकल या जो नैरेटिव की वॉरफेयर है, मेरा ख्याल है उसमें फिर जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, जो उलमा है, जो मशाइख है, इनका नेटवर्क बड़ा है, वो मोहल्ले के लेवल पे, गली के लेवल पे, देहातों तक फैला हुआ है। तो जो चीज मेंबर से कही जाती है ज्यादा लोगों तक पहुंचती है और वो लोग, मेरा ख्याल है उसमें ज्यादा असर होता है। तो उस हिसाब से तो कंसेप्चुअली तो ये बात ठीक है, ये करनी चाहिए। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, जिस तरह शिराजी साहब ने कहा, जो रियल इश्यूज है यहाँ पे, उसकी शायद कोई बात करने पे तैयार नहीं है। तो मेरा ख्याल है हम वही दोबारा एक क्विक फिक्स ढूंढ रहे हैं कि अगर उलमा मेंबर से ये बात कह देंगे तो शायद जो दहशतगर्दों का बयानिया है उसके अंदर जो है वो कमी आ जाएगी या वो कमजोर हो जाएगा। तो उस हद तक कंसेप्चुअली तो एक बात है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है उसके अगेंस्ट अगर इसको देखा जाए तो फिर ये एक आर्टिफिशियल, मुझे तो एक्सरसाइज लगती है, एक परफॉर्मेटिव एक्शन है कि बॉक्सेस को टिक करे, उलमा भी बोले, मीडिया भी बोले, सिविल सोसाइटी भी बोले, तो फिर ऐसा हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस टाइम पब्लिक ओपिनियन जो है वो बहुत ही ज्यादा पोलराइज्ड है, गवर्नेंस का फुकदान है, इकोनॉमी यहाँ पे बिल्कुल ही तबाह हो चुकी है। तो इस सारी सूरत हाल में दहशतगर्द जो भी ग्रुप होंगे, एक्सट्रीमिस्ट, वो उसका फायदा उठाएंगे। तो सिर्फ उलमा के कहने से ये चीज उस तरीके से बयानिया टर्न नहीं हो जाएगा। रियासत की लेजिटिमेसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और क्रेडेंशियल्स टू गवर्न, टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पीपल। जब तक गवर्नेंस नहीं है, वो लेजिटिमेसी का फुकदान होगा, तो एक खाली उलमा के बयानिए से क्या निकल आएगा। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, और फिर हम यही पॉइंट जो है बासित साहब के पास लेके जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब से और अब्दुल बासित साहब से, और हम बात कर रहे हैं जो आज उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस की। जी अब्दुल बासित साहब, अभी आपने शिराजी साहब की भी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने बन्नू का भी जिक्र किया कि क्या आपके ख्याल में ये जो पैगाम का इशू है कि पैगाम में क्लैरिटी है जो रियासत पैगाम दे रही है? मेरा ख्याल है एक विश लिस्ट है जो उन्होंने पढ़ दी है और उन्होंने कहा इस सब पे हमारा साथ दें। पॉलिटिकल फ्रंट पे हम जो कर रहे हैं, जो कुछ कहते हैं उसको माने भी और हमारा साथ भी दें, और सिक्योरिटी के फ्रंट पे भी जो पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, जो कॉन्ट्रडिक्शंस हुई हैं, जो भी डैमेज हुआ है उसे भूल जाए, अब जो हो रहा है उसमें हमारा साथ दें। तो कोई क्लैरिटी तो है नहीं, कोई किसी किस्म की आर्टिकुलेशन तो आई नहीं है। बजाय इसके कि कोई क्लैरिटी आती, मेरा ख्याल है इसके बाद लोग और कंफ्यूज जाएंगे कि बजाय इसके कि रियासत
अपना जो उसका कोर मैंडेट है और जो रियल इशू है उसकी तरफ आती और सारी तवानाई उसकी तरफ सर्फ करती, उन्होंने वो अपनी जो पॉलिटिकल फ्रंट पे जितनी बैटल्स खोली हुई हैं वो भी चलेंगी, और यहाँ पे जो हो रहा है वो भी उसके साथ, जो अफगानिस्तान भी अब शामिल है वो भी चलेगा। तो बजाय को क्लैरिटी आने के मेरा ख्याल है और कंफ्यूजन हो गई है। और ये जो नई नई टर्म्स या जार्गन जो है वो नया लाया जा रहा है, डिजिटल टेररिज्म का या इस तरह के और अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये देखिए ये तो टेररिज्म इज अ लेबल ऑफ कन्वीनियंस एंड इट इज द मोस्ट अब्यूज्ड एंड मिसयूज्ड टर्म इन द लास्ट 2 decades। ये तो हसीना वाजिद ने भी कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये सारे टेररिस्ट है, जमात इस्लामी को वो भी टेररिस्ट कहती थी। तो ये डिजिटल टेररिज्म तो कुछ नहीं होता, साइबर टेररिज्म होता है। लेकिन साइबर टेररिज्म होता है जो आप साइबर मीन्स को यूज करते हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टूल्स को इस्तेमाल करके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंक्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई और इस तरह की चीजें हो गई, जो ट्रेन चलती हैं या एयरपोर्ट्स एटसेट्रा, उसके ऊपर जो अटैक होता है उसे साइबर टेररिज्म करते हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी, मैंने तो आई स्टडी दिस सब्जेक्ट, ये मैंने कहीं भी नहीं सुना। तो ये तो लोग और ही कंफ्यूज होंगे और सोचते रहेंगे कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो खुद भी कंफ्यूज है मेरा ख्याल है। अब्दुल बासित साहब माफ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ क्योंकि आपने ये जिक्र किया सर, साथ में शायद ये भी तो इशू है कि अगर डिजिटल टेररिज्म क्या एक नया बयानिया या कॉन्सेप्ट देना है तो उसके ऊपर क्या आपका सचमुच ख्याल है कि जो जनरेशन ये इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया वो उसके ऊपर उलेमा की बात सुनेगी, अगर उलेमा यहाँ कन्विंस हो भी जाते हैं तो? अगर आप फायरवॉल लगाते हैं और ट्विटर तो वैसे ही बंद है, तो क्या उलमा टिकटॉक पे आएंगे, फेसबुक पे आएंगे? वो तो मस्जिद में बैठे होंगे। ये जो जनरेशन जेनजी है जिससे आप बात कर रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया पे बैठी है। ये फायरवॉल के दे विल फाइंड वेज टू गो अराउंड फायरवॉल, और ये टिकटॉक और एक्स भी वो यूज कर रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट लगता है, एक बहुत ही बड़ा डिस्कनेक्ट है। एक जनरेशन है जो जिस तरीके से सोचती है, जिस तरीके से वो उनका वर्ल्ड व्यू शेप हुआ है और जिस तरीके से वो ऑपरेट करती है, मेरा ख्याल है एक डिस्कनेक्ट है। और जिस तरह के जो है वो एक आउटडेटेड टेम्पलेट और प्ले बुक के साथ रियासत इनसे डील कर रही है, डील कर नहीं पाएगी जब तक आप उनको समझेंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं कि हाउ दिस ऑल ऑपरेट्स। ये कहना कि हम बैन कर देंगे और हर चीज को बंद करने से यू शट डाउन एवरीथिंग, तो लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं या जो उनके अंदर रिजर्वेशंस है वो चली जाएंगी, तो ऐसा तो नहीं होता। आपको रिजर्वेशंस को एड्रेस करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक सर, जेन्युइनली आपके इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करते फिरते या उलमा को कहें कि वो इनसे बात करें। उलमा के साथ तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर। सर आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम हियर, अगर शिराजी साहब से आप इजाजत दें तो एक कमेंट ले लूं। शिराजी साहब, गवर्नेंस का भी जिक्र किया था बासित साहब ने। यकीनी तौर पे तो गवर्नेंस, उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, उनकी कितनी एक्सेप्टेंस है अवाम में, और मोर इम्पॉर्टेंटली आरफा देखें माजी में हमने जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, जिन जिन ऑपरेशंस को पॉलिटिकल सपोर्ट अक्रॉस द बोर्ड हासिल थी, कहीं उनमें थोड़ी बहुत हमें कामयाबी मिली है, बट यहाँ तो मुल्क की एक वो जमात कि जिसकी 114 नशिस्तें हैं, लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द पार्लियामेंट इस वक्त हम कह सकते हैं, उसको आप निगेट करके, उसको डिसंगेज करके आप समझते हैं कि कोई भी आप एफर्ट करने जाएंगे वो कामयाब हो पाएगी। उसकी एक सूबे में हुकूमत है, नेशनल असम्बली में सबसे बड़ी जमात है, बट आप एक उससे अलग एक फ़्लाइट लेना चाह रहे हैं और आप समझते हैं अगर इसमें कामयाब हो पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। तो पहले मरने पे तो चाहिए था कि आप पॉलिटिकल कॉन्सेंसस डेवलप करते, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को बिठाते साथ, और आज फिर उलमा मशाइख भी बैठते, तो शायद इसमें कोई बेहतरी नजर आती। 30 सेकंड बासित साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? मेरा ख्याल है प्रायोरिटीज को ठीक करें, जो काम करने वाला है उसको करें, और ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस वाला डोमेन है ये इसको पार्लियामेंट को डिसाइड करने दें, और पॉलिटिकल पार्टीज को, एक्टर्स को स्पेस दें ताकि वो डेमोक्रेसी ला के या गवर्नेंस को बेहतर करें, और जिसका कंसेंसस बनता है उसी के पास जाना चाहिए, बजाय इसके कि ये पॉलिटिकल जो जेरीमेंडरिंग हुई है ये अनफॉर्चुनेट है और इससे तसादुम बढ़ा ही है। ये तसादुम कम करेंगे तो जो सरहदों के ऊपर जो तसादुम नजर आ रहा है उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पिछले दिनों में ये खबर सामने आई कि एक पाकिस्तानी नेशनल पकड़ा गया है, उन साजिशों में मुलव्विस है, ये इल्ज़ाम है अमेरिकन पॉलिटिशियंस को असैसिनेट करने का।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक बहुत अहम ख़बर का। अमेरिका से जो ये इतलात आई कि चंद दिनों पहले उन्होंने आसिफ मर्चेंट नामी एक पाकिस्तानी शहरी को जो है वो अरेस्ट किया है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि वो जो अमेरिकन सरजमीन है उस पर सियासत जो अमेरिकन सियासतदान है उनके कत्ल की साजिश में मुलविस पाए गए हैं। उनके ऊपर ईरान से भी करीबी मरासिम का जो है वो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तकरीबन 45 साल की उम्र है इन साहब की। ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ उससे कोई ताल्लुक़ अभी तक हमें नहीं मालूम। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सैयद फैसल अली शाह साहब, सहाफ़ी हैं, वाशिंगटन DC में। वेलकम टू द शो सर। जी सर बताएं कि ये क्या मामला है जो आसिफ मर्चेंट का है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर अमरीकी महकमा इंसाफ ने तो पूरा टाइमलाइन इसका शेयर कर दिया है ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और उसमें वो सारी मीटिंग्स, वो सारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन और विजुअल एविडेंस भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। लेकिन ये मामला अमेरिका में जो है ये अप्रैल 2024 में इसको मॉनिटर करना शुरू किया गया था, जब आसिफ मर्चेंट 40 साल जिनकी उम्र बताई जाती है ये पाकिस्तान से अमेरिका में आए, और अमेरिका आने से पहले इन्होंने कोई एक हफ्ता ईरान में भी गुजारा था, यानी पाकिस्तान से पहले ये ईरान में रहे थे। उसके बाद से इन्हें मॉनिटर किया जा रहा था, और मॉनिटर इसलिए किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका के पास जो इस वक्त अपने मौजूदा जो हुकाम हैं, जो सियासतदान हैं और जो हुकूमती अहदेदार हैं, उनको लेकर ईरान की जानिब से खतरात हमेशा से रहे हैं। बिलखुसूस जनवरी 3, 2020 के बाद से ये खतरात हैं, और उसको लेकर बिलखुसूस वो लोग जो इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं, टाइमलाइन रखते हैं, जिनका ट्रैवल ईरान से शुरू होता है, पाकिस्तान से या किसी भी और मुल्क से, बहरहाल वो अमेरिका आते हैं, तो उन पर एक सर्वेलेंस जरूर होती है। अप्रैल के महीने में इन्होंने मीटिंग शुरू की। ये अमेरिकी रियासत बोस्टन में आए और वहाँ से इन्होंने न्यूयॉर्क ट्रैवल किया, और वहाँ पर जिस शख्स से इनकी पहली मुलाकात हुई वो अमेरिकी महकमा इंसाफ कहता है कि वो हमारा एक क्रेडिबल सोर्स था और वो अंडरकवर सोर्स था। उस शख्स के साथ इन्होंने ये सारा मामला डिस्कस किया कि इन्हें मजीद, क्योंकि ये मामला काफ़ी बड़ा है, इन्हें मजीद लोग चाहिए, तो इन्होंने मजीद उजरती कातिल जो हैं वो हायर करने के लिए उस शख्स के साथ बातचीत की। और ये सारा मामला ऑब्वियसली के अमेरिकी महकमा जो दाखिला है, आप कह लें होमलैंड सिक्योरिटी, और फिर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जो सीक्रेट सर्विस है, इन सब के इल्म में आ चुका था। मॉनिटरिंग होती रही, और जून के महीने में एग्जैक्टली न्यूयॉर्क में एक और मीटिंग होती है जहाँ ये $5000 इन एडवांस जो है वो अपने इन लोगों को, इस टीम को हैंड ओवर करते हैं, और ये तय करते हैं कि ये पाकिस्तान जाने के बाद इस मिशन पर काम किया जाए, क्योंकि 3 बुनियादी मकासद थे इनके इस जो अटेम्प्ट है उसमें। एक तो किसी आला शख्सियत की जो घर है या रिहाइश का है वहाँ से दस्तावेज़ात चोरी करना, फिर कोई पॉलिटिकल रैली ऑर्गेनाइज करना, और उसके साथ किसी आला हुकूमती शख्सियत या सियासतदान को निशाना बनाना। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने तय की थी इनके अमेरिका से डिपार्चर के बाद ये होना है, लेकिन जैसे ये तय हुआ इनके दरमियान के लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये मामला हो जाना चाहिए, और 12 जुलाई को इनकी फ्लाइट थी अमेरिका से, और इन्हें पकड़ लिया गया किसी अमेरिकी एयरपोर्ट से। ये जानना यहाँ सर माफ करिएगा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट क्या कोई मोटिवेशन के हवाले से कोई तफसील सामने आई है कि मतलब कि इनको क्यों कोई दिलचस्पी थी, या ये क्यों चाहते थे कि किसी अमेरिकन सियासतदान को निशाना बनाया जाए? क्या सिर्फ पैसों की खातिर ये मुलव्वस थे, या कोई इनके भी नजरियाती कोई इसमें इंटरेस्ट था? इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट अमेरिकी महकमा इंसाफ की रिलीज बताती है वो ये है कि ईरान के जनरल सुलेमानी जो है, जो उनकी कुछ फोर्स के चीफ थे, जब वो 3 जनवरी को मारे गए, उसके बाद से ईरान ने न सिर्फ तंजीमी सतह पर बल्कि इनफरादी हैसियत में भी वो लोग जो ईरानी रियासत के नज़रियात के हामी हैं या उनके किसी भी लिहाज से मजहबी नज़रियात के हामी हैं, उन लोगों को ये टास्क दे रखे हैं कि जो इन अहदाफ को पूरा करेगा, जाहिर है कि वो उसको रिवार्ड भी होगा और वो एक ड्यूटी भी सर अंजाम देगा। ये एक अमेरिकी महकमा इंसाफ की रिलीज बताती है कि जनरल सुलेमानी की किलिंग के बाद जैसे साबिक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो हैं, फिर साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये 3 ऐसे लोग हैं
जो कि बिल्कुल हाई प्रायोरिटी लिस्ट में है ईरान की तरफ से। और ये अमरीकी हुकाम जो है इनकी सिक्योरिटी पर भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, और प्रायोरिटी यही थी कि वो इंडिविजुअल जो इस तरह की टाइमलाइन रखता है वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है ईरानियन आइडियोलॉजी के साथ, उनकी पॉलिटिक्स के साथ, और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर उनके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। तो ये एक महकमा इंसाफ की अपनी रिलीज ये बताती है, क्योंकि इस मिलते जुलते हमें इवेंट्स नजर आते हैं। यानी कि आप देखें फरवरी के महीने में कुछ 4 लोग पकड़े गए थे जो ईरानियन वेपन्स का ट्रांसफर कर रहे थे यमन की तरफ। उन लोगों को भी इस वक्त काफी ज्यादा सख्त सुनाई गई है। तो ईरान के कंटेक्स्ट में अमेरिका सेंसिटिव है, वो ट्रैवल हिस्ट्री से चीजों को सेंसिटाइज करते हैं, वो लिंक्स के साथ जो है वो इस सेंसिटाइज करते हैं। और यहाँ आसिफ मर्चेंट साहब के मामले में भी इनके लिंक्स, क्रेडिबल लिंक्स जो हैं, क्योंकि इनकी एक वाइफ और एक जो बच्चा है वो ईरान के अंदर बताए जाते हैं, इस तरह एक दूसरी वाइफ इनकी पाकिस्तान में और कुछ आधे बच्चे इनके यहाँ पर भी हैं। तो ये बड़े क्रेडिबल लिंक्स हैं अमेरिका के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटे ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस वक्त जो बरतानिया में राइटिंग हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे बरतानिया का। बरतानिया में जो एक शहर है साउथपोर्ट, उसमें तीन बच्चियों के कत्ल के बाद जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की या गिरोहों की तरफ से जो पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमानों को और लोगों को भी टारगेट किया गया है। ये जो मुजाहिरे हुए, इसके बाद कहा यह जा रहा है कि 400 से ज़ायद अफराद को गिरफ़्तार भी कर लिया है और 100 पर फ़र्दे जुर्म भी आयद की जा चुकी है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फरीद कुरैशी, नुमाइंदा हैं ARY न्यूज़ लंदन से, हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी फरीद साहब, बताएं ये क्या मामला है, किस तरह शुरू हुए इतने मुजाहिरे मुल्क भर में, इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें, ये कोई अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक पूरी कैंपेन है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से चल रही है मुसलमानों के हवाले से। इसमें अखबारात शामिल हैं, इसमें ट्विटर का बड़ा रोल है, और उसमें बाकायदा तौर पर इमिग्रेंट्स को खुसूसी तौर पर निशाना बनाया जाता है, और जहाँ पे भी कोई जुर्म हो उसको नत्थी किया जाता है कि इसका ताल्लुक मुसलमानों या इमिग्रेंट्स के साथ है। बहुत सारे वाक़यात बरतानिया में इससे पहले भी हो चुके हैं। एक सफ़ेद फार्म नर्स थी लूसी लेटबी के नाम से, जिन्होंने 7 बच्चों को कत्ल किया चंद साल पहले। उस पर हमें इस तरह के वाक़यात देखने को नहीं मिले, ना उस पर कोई एहतजाज हुआ, ना तोड़ फोड़ की गई। लेकिन चूंकि मुसलमानों के हवाले से और इमिग्रेंट्स के हवाले से एक माहौल बना दिया गया था नफरत का, जिसकी वजह से लवा फटा। और उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे स्कूलों में छुट्टियां थी गर्मियों की, बच्चे घरों पर थे, वालिदैन घरों पर थे, उसकी वजह से भी लोग फारिग थे, तो उन्हें एक एहतजाज का मौका मिला। लेकिन जो फार राइट की तंजीमें थी उनकी तरफ से बहुत अरसे से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बरतानिया के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं वो मसाइल के जिम्मेदार हैं, और जहाँ पे भी कोई नाखुशगवार वाक़या आता है पहले उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है। इसमें भी अगर आप डिटेल्स देखें तो जिस हमलावर ने ये किया था काम, 3 बच्चों को मर्डर किया, वो यहाँ पे पैदा हुआ बरतानिया के अंदर। लेकिन जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट शुरू हुई उसमें एक बताया गया कि वो चंद माह कबल कश्ती के जरिए बरतानिया पहुंचा है। फिर उसके बारे में ये भी कहा गया कि मुसलमान है, बाद में पता चला कि वो नॉन मुस्लिम क्रिश्चियन था। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिनकी वजह से फसादात शुरू हुए। और लेकिन अच्छी बात यह है कि सोसाइटी ने भी इस पर रिएक्शन दिया है, और हमने देखा है कि जो फार राइट की तंजीमें थी उनकी तरफ से जब कल भी मुजाहिरों की कॉल दी गई, तकरीबन 100 जगहों पर उन्होंने कहा कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। उसको आउट नंबर करने के लिए कम्युनिटी से लोग बाहर निकले, रंग और नस्ल के इकट्ठे लोग होकर निकले, और उन्होंने ये साबित किया कि सर अब मुझे बताएं कि माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट इस वक्त अब मुजाहिरे तकरीबन मुल्क भर में कहीं भी नहीं हो रहे, या इस तरह की राइटिंग कहीं भी नहीं हो रही, उस पर क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने काबू पा लिया? जो पुलिस मिनिस्टर है उन्होंने आज बताया है कि इस तरह के मजीद मुजाहिरों का भी अमकान है, क्योंकि यहाँ पर फार राइट तंजीमें तो मौजूद हैं। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज 100 मुजाहिरों की कॉल दी गई थी, उसके मुकाबले में जब लोग बाहर निकले और वो इतनी बड़ी तादाद में निकले कि बहुत सारी जगहों पर वो मुजाहिरे मुमकिन नहीं हो पाए फार राइट तंजीमों के, और फिर उसके बाद सजाएं जो है उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है। आज 4 बंदों को सजा दी गई, फौरी तौर पर अदालतों ने इंसाफ फराहम किया है, और 2 जो अफराद थे उनमें से एक 69 ईयर्स के ओल्ड बुजुर्ग हैं जो इस मामले में पेश थे। उन्होंने पुलिस को ईंटें मारी, उन्होंने बिन को
आग लगाई, उन दोनों बंदों को 32 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। इसी तरह एक और जोड़ा है मियाँ बीवी, जिन्हें तकरीबन 26 माह कैद की सजा सुनाई गई है और अदालतें भी फौरी तौर पर इंसाफ मुहैया कर रही हैं, जिसकी वजह से एक मैसेज दिया गया है कि कानून शिकन अनासिर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये सारी चीजें मिलकर जो इंतहा पसंद हैं दाएं बाजू के, उन्हें एक बड़ा क्लियर मैसेज दे रही हैं कि बरतानी माशरे के अंदर जो इंतहा पसंद है उनके लिए कोई जगह नहीं। और इस माशरे में जो मुसलमान हूँ या अरब हूँ या दीगर कम्युनिटीज के लोग हूँ, सबका अपना एक किरदार है। लोगों ने यहाँ पर आप डॉक्टर्स को देखें, नर्सिस को देखें, पार्लियामेंटेरियंस को देखें, हर जगह पे आपको जो इमिग्रेंट्स हैं वो नजर आएंगे और वो अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि हुकूमत, ऑब्वियसली अभी ताज़ा इलेक्शंस हुए हैं, हुकूमत अभी सेटल हो रही थी, कितना मुश्किल या आसान था उनके लिए मैनेज करना? डू यू थिंक द फैक्ट कि अगर गवर्नमेंट ज़्यादा वक्त पहले आ चुकी होती, सेटल हो सकती, तो ये वाकया ना पेश आता? डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद इट? ये बात तो दुरुस्त है कि पहला सबसे बड़ा चैलेंज जो मिला है लेबर हुकूमत को वो यही राइट्स थे। पिछले तकरीबन 14 साल तक यहाँ पर टोरी पार्टी की हुकूमत थी, वो भी उनके बारे में भी तासर है कि वो इस्लामोफोबिया का खात्मा नहीं कर सके और उन्होंने जो नस्ल परस्त हैं उनके खिलाफ कुछ खास काम नहीं किया। ये जो हुकूमत है इसको पहला चैलेंज मिला, लेकिन चूंकि यहाँ पर इदारे अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, पुलिस बहुत एक्टिव है, अदालतें बहुत एक्टिव हैं और जो भी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर दिए जाते हैं उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद होता है। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने कोबरा कमेटी की मीटिंग्स बुलाई, आज भी शाम को एक मीटिंग होगी जिसके अंदर मजीद फैसले किए जाएंगे और कैबिनेट को एतमाद में लिया, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया और पुलिस को फौरी तौर पर तैयार रहने का हुक्म दिया गया। और पुलिस जो है उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मसाजिद के दौरे किए, वो कम्युनिटी के जो इमाम हैं उनसे जाके मिले, रहनुमाओं से मिले और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि हम बतौर हुकूमत, बतौर रियासत जो है वो तमाम शहरियों के साथ खड़े हैं और किसी भी कानून तोड़ने वाले जो शख्स है उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। बड़े क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिए गए हुकूमत की तरफ से भी और इसलिए बहुत जल्द काबू पाया गया है, वरना अगर देर की जाती तो शायद बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जिस तरह से हुकूमत की तरफ से बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक ऑन मंडे नाउ।